चैप्टर 11 नई सुबह, नई दोस्ती। सुबह की पहली किरणें अभी अभी आकाश में फैली थीं। ठंडी हवा के झोंके हल्के हल्के मैदानों में नाच रहे थे। कियारा पहले ही उठ चुकी थी। आज का दिन उसके लिए बहुत खास था। वो दर्पण के सामने खड़ी थी। उसने हल्के नीले रंग का सुंदर योद्धा परिधान पहना हुआ था। कमर पर सुनहरी बेल्ट बंधी थी, जिसमें उसकी तलवार टिकी हुई थी। वही तलवार जिसकी आत्मा को वो जल्द से जल्द जागृत करना चाहती थी। वो मन ही मन सोचती है, ग्रेटर दैन काश आज मेरी तलवार मुझसे बात करे। मैं उस ग्रेटर दैन काश आज मेरी तलवार मुझसे बात करे। मैं उसकी आवाज सुन सकूं, उसे समझ सकूं। उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। फिर अचानक उसका पेट हल्का सा गुर्राया। वो मुस्कुरा पड़ी। ग्रेटर दैन पहले कुछ नाश्ता तो कर लूं। वो धीमे धीमे बाहर निकलती है। चारों ओर शांति है, पेड़ों की सरसराहट, दूर कहीं पक्षियों की चहचहाहट। पर तभी उसे एक धीमी सी सिसकने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई दीवार के पीछे बैठा हुआ रो रहा हो। कियारा सावधानी से आगे बढ़ती है, झांक कर देखती है एक लड़की जमीन पर बैठी हुई है, अपने घुटनों के बीच सिर छिपाए हुए। उसके कंधे हल्के हल्के हिल रहे थे। कियारा के दिल में एक झटका सा लगता है। वो धीरे से उसके पास जाकर नीचे बैठती है और कोमल स्वर में पूछती है, ग्रेटर दैन क्या हुआ? तुम्हें कोई परेशानी है? मुझसे कह सकती हो। लड़की धीरे धीरे सिर उठाती है। उसके सुनहरे भूरे बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। आंखें बड़ी बड़ी और हल्की नीली हरी चमक से भरी हुई। उन आंखों से आंसू मोतियों की तरह टपक रहे थे। वो सुबकते हुए कहती है, ये देखो न, मेरा यूनिफॉर्म फट गया है। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं क्या करूं अब? कियारा के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ग्रेटर दैन मुझे लगा कोई बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन ये तो सिर्फ कपड़ा फटा है। वो धीरे से लड़की के कंधे पर हाथ रखती है। ग्रेटर दैन अरे बस इतनी सी बात, चलो मेरे साथ आओ। दोनों एक झाड़ी के पीछे चली जाती हैं। कियारा अपना छोटा सा जादुई पाउच खोलती है, जो देखने में छोटा था, पर उसके अंदर एक पूरा कमरा समा सकता था। वो उसमें हाथ डालती है और निकालती है एक सुई और सुनहरा धागा। लड़की हैरानी से देखती है। कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रेटर दैन यह मेरा पॉकेट ऑफ वंडर है। इसमें हर चीज मिल जाती है, बस दिल में इरादा होना चाहिए। वो झुककर कपड़ा अपने घुटनों पर फैलाती है और सिलाई शुरू कर देती है। सुई धागा उसके हाथों में ऐसे चल रहा था जैसे कोई लयबद्ध नृत्य हो। लड़की चुपचाप उसे देखती रहती है। कियारा की उंगलियां तेज, कोमल और निपुण, और फिर मुस्कुरा उठती है। ग्रेटर दैन तुम बहुत अच्छी हो। वैसे क्या तुम किसी राजघराने से हो? कियारा बिना ऊपर देखे जवाब देती है, ग्रेटर दैन शायद हाँ, कुछ ऐसा ही। फिर वो सिर उठाती है और कहती है, ग्रेटर दैन पर तुम्हारी त्वचा और नजाकत देखकर तो लगता है तुम भी कोई राजकुमारी हो। ये सुनकर लड़की हल्के से हंसती है, थोड़ा शर्माते हुए अपने बालों को कान के पीछे करती है। ग्रेटर दैन अरे हाँ, तुमने पहचान लिया। मैं लतिका हूँ, प्रथम सत्र की छात्रा और राजवंश लूमेरा की राजकुमारी। कियारा ध्यान से उसकी बातों को सुन रही थी और फिर उसे ध्यान से देखती है और मन ही मन कहती है, वैसे इसका फिगर बहुत अच्छा है और यह बहुत ही आकर्षित महिला है। वैसे मैं लड़का होती तो मैं तो पूरी तरीके से इसके ऊपर फ्लैट ही हो जाती। और फिर वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है और कुछ देर बाद मन ही मान कहती है कि मैं ये कैसी ठरकी बातें सोच रही हूँ। कुछ देर बाद फिर वो आखिरी टाँका लगाती है, धागा अपने दांतों से तोड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रेटर दैन हो गया। अब देखो, पता भी नहीं चलेगा कि कभी फटा था। लतिका खुशी से अपनी ड्रेस को देखती है। वो सचमुच बिल्कुल नई लग रही थी। वो तुरंत उठकर कहती है, ग्रेटर दैन धन्यवाद। कियारा अगर भविष्य में मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं
तो जरूर बताना। फिर वो झिझकते हुए पूछती है, ग्रेटर दैन, क्या तुम्हारे यहाँ कोई दोस्त है? कियारा मुस्कुराती है, ग्रेटर दैन, नहीं, अभी तो मैं नई हूँ यहाँ, पहला दिन है। लतिका के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद की चमक आ जाती है। ग्रेटर दैन, तो फिर क्या हम दोस्त बन सकते हैं? कियारा कुछ पल उसे देखती है। उसकी आंखों में मासूमियत थी, सच्चाई थी। वो धीरे से अपना हाथ बढ़ाती है। ग्रेटर दैन, हाँ लतिका, मुझे भी एक सच्ची दोस्त की जरूरत थी। दोनों के हाथ मिलते हैं और सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर चमकने लगती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे किस्मत ने दो आत्माओं को एक नई शुरुआत दी हो। वो हंसते हुए आगे बढ़ती हैं। हवा में उनकी हंसी घुल जाती है, एक नई दोस्ती, एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ। सुबह की हवा अब हल्की धूप में बदल चुकी थी। पक्षियों की चहचहाहट पूरे परिसर में गूंज रही थी। कियारा और लतिका अब तक एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। दोनों के बीच अब एक सहजता, एक अपनापन था। लतिका उत्साह से बोलती है, ग्रेटर दैन, कियारा, मैंने सुबह से ही यहाँ की सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। आज क्लासेस कहाँ होंगी, ट्रेनिंग कब शुरू होगी और कहाँ से हमें अपनी किट लेनी है? कियारा मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रेटर दैन, वाह, तुम तो बहुत तेज हो। लतिका हल्की सी हंसती है, ग्रेटर दैन, तेज तो हूँ, लेकिन भूखी भी। तुमने नाश्ता कर लिया? कियारा सिर हिलाते हुए जवाब देती है, ग्रेटर दैन, नहीं, अभी तक नहीं किया। ग्रेटर दैन, तो चलो। लतिका का चेहरा खिल उठता है। साथ में करते हैं नाश्ता। वैसे भी दो दोस्तों का पहला नाश्ता स्पेशल होना चाहिए। कियारा मुस्कुराई और दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ गईं। भव्य डाइनिंग हॉल। कुछ ही देर में वे एक विशाल हॉल में पहुंचती हैं। वो जगह किसी राजदरबार से कम नहीं थी। ऊंची छतें, सुनहरी झूमर, लंबी लंबी कतारों में लगी टेबलें और हर तरफ विद्यार्थियों की भीड़। लतिका चारों ओर देखकर आंखें चौड़ी कर लेती है। अरे बाप रे, यहाँ तो मानो पूरा राज्य आ गया हो नाश्ते पर। कियारा हंसती है, ग्रेटर दैन, हाँ सच में, इतनी भीड़ तो मैंने किसी दावत में भी नहीं देखी थी। दोनों लाइन में खड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे काउंटर के पास पहुंचते हुए करीब 10 मिनट बीत जाते हैं। खुशबू हवा में फैली हुई थी। गर्मागर्म रोटी, मक्खन में डूबे पराठे और प्याले में झागदार दूध। लतिका अपनी प्लेट में चीजें सजाती है। कियारा भी वही करती है। दोनों एक खाली टेबल की तलाश करती हैं और आखिरकार बीच हॉल में एक टेबल मिलती है। दोनों बैठ जाती हैं। दो खाली चेयर उनके सामने रखी थीं। मासूमियत और मजेदार पल। लतिका प्लेट से पहला निवाला लेती है और आंखें चमका उठती हैं। ग्रेटर दैन, वाह, कितना टेस्टी है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। कियारा उसे देखती है। लतिका की मासूमियत देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सोचती है, ग्रेटर दैन, ये लड़की हर चीज में खुशी ढूंढ लेती है, यही तो असली राजकुमारी की खूबी है। वो भी धीरे धीरे खाना खाने लगती है। अचानक दो परछाइयां उनके सामने आकर रुकती हैं। दो लड़के, लगभग उनकी ही उम्र के। एक के बाल सुनहरे पीले जैसे सूरज की रोशनी और दूसरे के बाल गहरे नीले जैसे समुद्र की लहरें। दोनों बेहद हैंडसम, आत्मविश्वासी और शरारती मुस्कान वाले। पीले बाल वाला झुककर विनम्र स्वर में पूछता है, ग्रेटर दैन, हेलो लेडीज, क्या मैं और मेरा दोस्त यहाँ बैठ सकते हैं? लतिका हल्की सी मुस्कुराती है। ग्रेटर दैन, क्यों नहीं, बैठिए। वो कियारा की तरफ देखती है। ग्रेटर दैन, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? कियारा बस सिर झुका देती है। ग्रेटर दैन, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों लड़के बैठ जाते हैं। नीले बाल वाला तो शांत था, पर पीले बाल वाला तो जैसे किसी और ही ग्रह पर पहुंच गया था। उसकी आंखें लगातार लतिका पर टिकी थीं। कियारा ने यह नोटिस किया और अंदर ही अंदर हंसी रोक ली। लतिका निश्चिंत होकर खाना खा रही थी, पर सामने वाला लड़का तो उसे चित्र की तरह देखे जा रहा था। कुछ देर तक दोनों टेबल पर खामोशी रही।
बस बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी। फिर अचानक पीले बाल वाले ने बहुत मासूम पर सीधे दिल से बोले गए अंदाज में कहा, ग्रेटर दैन, क्या तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? हाई वोल्टेज पूरा हॉल जैसे एक पल को रुक गया। कियारा, लतिका और नीले बाल वाला, तीनों को एक साथ खांसी का दौरा पड़ गया। सबके गाल लाल हो गए। लतिका की आंखें चौड़ी। कियारा हंसी दबाने की कोशिश में झुक गई और नीले बाल वाला अपने दोस्त को जोर से कंधे पर ठोका मारता है। ग्रेटर दैन, रे पागल, तुझे क्या बोल गया? पीला बाल वाला अचानक हकला जाता है। ग्रेटर दैन, नहीं, मेरा मतलब था कि तुम्हारे गालों पर चावल का दाना लगा था। मैं वही बता रहा था। लतिका हैरान होकर कहती है, ग्रेटर दैन, सच में? लेकिन मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया था। कियारा अब अपनी हंसी रोक नहीं पाती। वो जोर से हंसने लगती है, यहाँ तक कि उसके मुंह से निकला दूध तक छलक जाता है। नीले बाल वाला हंसते हुए सिर पकड़ लेता है। ग्रेटर दैन, मुझे तो तेरे लिए शर्म आ रही है। मैक्स, अब कियारा को पता चला पीले बाल वाले का नाम मैक्स है और नीले बाल वाले का नाम शायद रफ्तार। मैक्स हकला कर बोला, ग्रेटर दैन, हो सकता है तुमने कुछ और सुना हो। और फिर जल्दी जल्दी खाने लगता है, जैसे शर्म छुपाने की कोशिश कर रहा हो। लतिका धीरे से मुस्कुराती है। उसकी गालों पर हल्की लाली थी, पर वो कुछ नहीं बोली। कियारा धीरे से उसके कान में फुसफुसाती है लतिका के, ग्रेटर दैन, अगर ये ऐसे ही बोलता रहा तो शायद अगला प्रस्ताव शादी का दे देगा। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंस पड़ती हैं। हॉल में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। चारों चुपचाप अपना नाश्ता खत्म करते हैं, पर उस छोटी सी घटना ने उनके बीच एक नया रिश्ता, एक हल्का फुल्का जुड़ाव बना दिया था। ग्रेटर दैन, कभी कभी एक नाश्ते की मेज पर बैठी हंसी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाती है। ग्रेटर दैन, और दोस्तों, यहीं खत्म होता है आज का अध्याय। नाश्ते की इस मजेदार मुलाकात में जहां कियारा, लतिका, मैक्स और रफ्तार पहली बार मिले, वहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जहां दोस्ती, शरारत और भाग्य एक साथ खेल खेलेंगे। अब आगे क्या होगा? कौन बनेगा कियारा का सच्चा साथी? जानने के लिए बने रहिए रिबन इन एशियन टाइम के अगले धमाकेदार एपिसोड में। चैप्टर 12, नई पहचाने और 4 गुणों का रहस्य। ग्रेटर दैन, दोस्तों, अब तक आपने सुना कि कियारा की एक सच्ची दोस्त बन चुकी थी, लतिका, और अब कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहां इस दोस्ती की शुरुआत कुछ नए चेहरों और एक रहस्यमयी विद्यालय की सच्चाई से होती है। नाश्ते की टेबल पर कियारा और लतिका अभी भी उसी लंबी मेज पर बैठे हुए थे। सामने बैठे थे वही 2 लड़के, एक के पीले बाल जैसे सुनहरी रोशनी और दूसरे के नीले बाल जैसे गहरी झील में उतरता आसमान। वो दोनों वही थे जिनका जिक्र आपने पहले एपिसोड में सुना था। पीले बाल वाला लड़का मुस्कराते हुए बोलता है, वैसे आप दोनों के नाम क्या हैं? उसकी आवाज में दोस्ताना जिज्ञासा थी। लतिका, जो खुद बहुत चंचल और फ्रेंडली थी, तुरंत मुस्कराते हुए बोली, मेरा नाम है लतिका और यह मेरी बेस्ट फ्रेंड कियारा है। कियारा थोड़ी हैरान रह गई। वो मन ही मन सोचती है, इतनी जल्दी इसने मुझे बेस्ट फ्रेंड बना लिया। लगता है ये बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती है। मुझे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा एक दोस्त के नाते। वो हल्की सी मुस्कान देती है और बोलती है, हाँ, मैं कियारा ऋतिक, लतिका की बेस्ट फ्रेंड। तभी सामने वाला पीले बाल वाला लड़का शालीनता से सिर झुकाते हुए बोला, मेरा नाम मैक्स है और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड रफ्तार। नीले बाल वाला रफ्तार सिर झुकाकर मुस्कुराता है। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। लतिका और कियारा भी एक साथ सिर झुकाकर उनका अभिवादन करती हैं। पहली बातचीत की गर्माहट। लतिका बात को आगे बढ़ाते हुए पूछती है, क्या आप दोनों भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं? मैक्स ने बिना देर किए मुस्कराकर कहा, हाँ, हम दोनों फर्स्ट ईयर के ही हैं। और आप दोनों?
लतिका बोली, हाँ, हम भी फर्स्ट ईयर में हैं। तभी रफ्तार ने हल्की सी प्यारी मुस्कान दी और बोला, मतलब अब हम सब एक ही क्लास में रहेंगे। लतिका हंसते हुए बोली, नहीं, ये तो अभी जरूरी नहीं है। मैक्स थोड़ा चौंका, क्या मतलब? लतिका ने समझाया, अभी तो ये तय ही नहीं हुआ है कि कौन किस ग्रुप में रहेगा। यहाँ हर छात्र को उसकी जादुई विशेषता के अनुसार अलग अलग समूह में रखा जाता है। ये सुनकर मैक्स का चेहरा थोड़ा उदास पड़ गया। वो बोला, ओह, तो अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है। फिर कैसे पता चलेगा कि कौन किस ग्रुप में है? रफ्तार बीच में बोल पड़ा, वो तो सिर्फ जादू मंत्र परीक्षण के बाद ही तय होगा। 4 गुणों का रहस्य। लतिका को इस बारे में पहले से थोड़ा ज्ञान था। वो हल्के स्वर में बताने लगी, इस विद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी क्षमता और ऊर्जा के अनुसार 4 गुणों एलिमेंट्स में बांटा जाता है। उसने उंगलियां गिनाते हुए कहा, आग गुण फायर एलिमेंट, जिनमें जोश, शक्ति और साहस की ज्वाला होती है। ये लोग युद्ध और रणनीति में निपुण होते हैं। पानी गुण वाटर एलिमेंट, ये शांत, भावनात्मक और उपचारक स्वभाव के होते हैं। इनका जादू बहाव और संतुलन का प्रतीक है। भूगुण अर्थ एलिमेंट, जिनका मन स्थिर, मजबूत और भरोसेमंद होता है। ये लोग सुरक्षा और रक्षा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। मिश्रित गुण मिक्स्ड एलिमेंट, ये सबसे दुर्लभ गुण है। इनमें एक से अधिक तत्वों की शक्ति होती है। कभी कभी ये लोग अनजाने में ऐसी शक्ति जगाते हैं जो विद्यालय के इतिहास में भी दर्ज न हो। कियारा ध्यान से सुन रही थी। उसे लगा जैसे ये सिर्फ बातें नहीं, बल्कि किस्मत के 4 रास्ते हैं। लतिका ने मुस्कुराकर कहा, जब हर छात्र का जादुई परीक्षण होगा, तब ये तय होगा कि कौन किस गुण का है। मैक्स ने उत्सुकता से पूछा, और अगर किसी में एक से ज्यादा गुण निकल आए तो? रफ्तार ने उत्तर दिया, तो फिर वो जाता है मिश्रित गुण के ग्रुप में। वही सबसे शक्तिशाली वर्ग माना जाता है। सबकी नजरें अब कुछ पल के लिए शांत हो गईं। चारों के बीच एक अजीब सी ऊर्जा थी, जैसे किस्मत ने इन्हें यूं ही एक टेबल पर नहीं बिठाया हो। कियारा धीरे से अपनी प्लेट नीचे रखती है। उसके मन में विचार चल रहे थे, शायद मेरा रास्ता इन्हीं 4 गुणों में कहीं छिपा है। पर कौन सा? आग, पानी, भूमि या मिश्रित? मैक्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर देखते हैं जादू का खेल किसे कहाँ ले जाता है। जो अभी तक हंसी मजाक से भरा हुआ नाश्ते का हॉल था, वो एक पल में शांत हो गया। हर किसी की नज़र अब प्रवेश द्वार की तरफ उठ चुकी थी। कियारा ने देखा, गेट से 5 लोग अंदर आ रहे थे। उनके कदमों की चाल में ऐसा रौब था कि पूरा माहौल ठहर सा गया। विद्यार्थियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। वो आ गए, डार्क वर्ल्ड के स्टूडेंट्स। कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो उन 5 को गौर से देखने लगी। रहस्यमयी 5, वे वही 5 लोग थे जिन्हें कियारा ने पहले देखा था। वही रहस्यमयी लोग जो हमेशा काले योगा डार्क यूनिफॉर्म में रहते थे, अपने चेहरे और शरीर को छुपाए हुए। पर आज कुछ अलग था, क्योंकि इस विद्यालय में एक सख्त नियम था। क्लासरूम या कैंटीन में कोई भी विद्यार्थी अपना चेहरा नहीं ढंकेगा। इसलिए आज उन्होंने अपने चेहरे के आवरण हटा दिए थे। जैसे ही उनके चेहरे दिखे, सारा हॉल एक पल के लिए सन्न रह गया। कियारा की नज़र सीधे उस बीच वाले लड़के पर जा टिकी। वो अंदर आते हुए सबसे आगे नहीं, बल्कि बीच में चल रहा था। कियारा का दिल जोर से धड़क उठा। वो मन ही मन बोली, ये तो प्रलय है ना? उसके होठों से नाम निकल गया, धीरे से, पर सुनाई दे गया। लतिका ने तुरंत उसकी तरफ देखा और पूछा, ग्रेटर दैन, क्या तुम उसे जानती हो? कियारा को एहसास हुआ कि उसने जोर से बोल दिया। वो थोड़ा झेप गई, फिर हल्के से मुस्कुराई, कुछ नहीं, बस वो मेरा रूम पार्टनर है। लतिका ने टीजिंग लहजे में उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक थी। क्या तुम्हारा रूम पार्टनर इतना हैंडसम है? यार, तुम तो कितनी लकी हो।
कियारा ने हल्की हंसी दी, पर मन में बोली, हैंडसम चाहे हो, पर वो डार्क वर्ल्ड से है, वहाँ के लोग खतरनाक भी हो सकते हैं। वो धीरे से बोली, मुझे लगता है मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। लतिका ने सहमति में सिर हिलाया। सही कह रही हो, कभी कभी दूर रहना ही सबसे सुरक्षित होता है। पांचों की एंट्री। अब पांचों स्टूडेंट्स पूरी तरह हॉल के अंदर आ चुके थे। सबकी निगाहें उन्हीं पर थीं। 4 लड़के और एक लड़की। लड़की सबसे अलग थी, बेहद सुंदर, निखरी हुई त्वचा और सुनहरे गोल्डन बाल, जो चलने पर लहरों की तरह झूल रहे थे। उसने भी वही ब्लैक योगा यूनिफॉर्म पहनी थी, जिसके कोने में यूनिवर्सिटी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा था। अंदर उसने टाइट क्लॉथ पहना हुआ था, जिससे उसका फिगर और भी आकर्षक लग रहा था। कमर के पास बंधी हुई तलवार उसकी शान को और बढ़ा रही थी। वो तीसरे नंबर पर चल रही थी, आत्मविश्वास से भरी, लेकिन आंखों में रहस्य का साया। बीच में चल रहा था हमारा हीरो, प्रलय। उसने काला योगा पहना हुआ था, अंदर ब्लैक शर्ट और नीचे भी ब्लैक ट्राउजर। उसके हल्के ब्राउन बाल, गहरी तीखी आंखें और मजबूत कंधे उसे बाकी सबसे बिल्कुल अलग बनाते थे। उसके हर कदम में ऐसा आत्मविश्वास था, जैसे उसे अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान हो। बाकी 3 रहस्यमयी लड़के। बाकी 3 लड़कों में से एक के सफेद बाल थे, बिल्कुल बर्फ जैसे चमकदार। उसके चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान थी। वो चलते हुए अपने बालों को हवा में उड़ाता जा रहा था, जैसे पूरी दुनिया उसकी राह देख रही हो। बाकी 2 लड़के जुड़वां जैसे लग रहे थे। उनका चेहरा, हेयर स्टाइल और शरीर की बनावट लगभग एक सी थी, सिर्फ बालों का रंग थोड़ा अलग था। एक के बाल काले, दूसरे के हल्के ग्रे। तीनों के शरीर पर शक्ति और रहस्य का अजीब मिश्रण झलक रहा था। कैंटीन का माहौल। जैसे ही वे पांचों अपने टेबल तक पहुंचे, कैंटीन के सारे विद्यार्थी लगभग सांस रोककर देख रहे थे। बिना कुछ कहे वे एक साथ बैठ गए। किसी ने उन्हें ऑर्डर नहीं दिया। फिर भी कुछ ही सेकंड में सेवक उनके सामने खाना लेकर पहुंच गए। लतिका आश्चर्य से बोली, देखो, इनका रुतबा तो देखो, इनके टेबल पर तो खाना खुद पहुंच जाता है, वो भी बिना ऑर्डर किए। कियारा ने उन पांचों को एकटक देखते हुए धीरे से कहा, हाँ, इनका दबदबा तो साफ दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है इन सब से दूरी ही ठीक है। ये लोग हमारे जीवन में बस मुसीबतें ही लाएंगे। लतिका ने सिर हिलाया। दोनों ने अपनी प्लेट्स की ओर ध्यान दिया, लेकिन मन अब भी उन्हीं 5 पर अटका था, खासकर उस एक पर, प्रलय। हॉल का शोरगुल अभी भी धीमा धीमा लौट रहा था कि अचानक सबकी कानों में एक तेज, महीन आवाज गूंजी, किसी उल्लू की एक अनोखी चहचहाहट। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि हर किसी ने झट से माथा ऊपर उठाकर छज्जे की ओर देखा। आसमान की ओर देखते ही देखकर पूरा हॉल एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। वहां ऊंचाई से एक श्वेत हिम की तरह चमकता हुआ उल्लू आकर नीचे उतर रहा था। उसके पंख जैसे सोने के धब्बों से चमक रहे थे, और वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सीधे कियारा की तरफ उड़कर आया। कियारा के भीतर एक हल्की सी धड़कन उठी। वो समझ गई कि यही नूर, या तुम्हारे शब्दों में नूरल, है, जो पिताजी ने उसे भेजा था। नूर अपने सुनहरे पंख फैलाकर कियारा के सामने आकर रुक गया, और उसके पैरों में एक छोटा सा पोतली सा थैला बंधा हुआ था। कियारा ने खुशी से धड़कता हृदय संभाला और झट से उठकर नूर को गले से लगा लिया। नूर, तुम कब लौट आए? तूने तो इतनी जल्दी चिट्ठी पहुंचा दी। नूर ने उल्लू जैसी धीमी, कोमल सी आवाज निकाली, एक तरह की कव कव जैसी ध्वनि, और उसके बाद वह कियारा के कंधे पर आवरण बनाकर बैठ गया। सब स्टूडेंट हैरानी से देख रहे थे, कुछ तो फुसफुसा उठे। यह उल्लू तो कितना असल लगता है, कितना अनमोल होगा। लतिका उत्सुक होकर बोल उठी, अरे, तुम्हारे पाँव में तो एक पॉकेट सा थैला है, क्या तुम्हारे पास हमेशा एक पेट होता है? कियारा मुस्कुरा कर बोली, ये मेरा पेट नहीं है, ये मेरा दोस्त है।
और यहाँ उसने मेरे लिए कुछ रखा है। मैक्स, जो हमेशा चीजों को छूने से नहीं चूकता, नूर की खूबसूरती देखकर आगे बढ़ा और धीरे धीरे उसकी पीठ को थपथपाने लगा, पर नूर ने झट से अपना नन्हा चोंच दिखला दिया और मैक्स की उंगली पर हल्का सा चोंच मार दी। मैक्स दर्द से इकराह कर बोला, अरे ये तो खतरे में भी काट लेता है, कितना जंगली है। रफ्तार ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और टोका, ग्रेटर दैन, यार तुम हमेशा जानवरों को समझ ही नहीं पाते, थोड़ा अपना व्यवहार सुधर लो। मैक्स झट से मुंह बंद कर लेता है और नूर शांत होकर कियारा की कलाई पर सिर टिकाता है। कियारा ने वो पोतली खोली और भीतर से रंग बिरंगे जंगली फल निकले, छोटे, चमकीले, और उनके ऊपर जंगल की मिट्टी की हल्की सी परत अभी भी जमी हुई थी। नूर ने जैसे कहते हुए अपनी छोटी पंखों से इशारा किया, वे फल बहुत खास थे और कियारा का चेहरा खिल उठा। लतिका की आंखें चमक उठीं। ये फल, ये तो बहुत खास और स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्या हम ले सकते हैं? कियारा मुस्कुराई और बोली, हाँ जरूर, सबको बांटती हूँ। उसने दोस्तों को फल बांटे। मैक्स ने डरते डरते एक काटा। रफ्तार ने ध्यान से चखा और लतिका झट से खुश होकर बोली, वाह, स्वाद में तो जैसे किसी जंगली मिठास का जादू है। कियारा ने अपनी जेब में रखी छोटी सी चिट्ठी पर एक नज़र डाली। पिताजी ने जो संदेश भेजा था, वो अभी पढ़ने का समय नहीं था। उसने वो चिट्ठी अभी अपनी जेब में सुरक्षित रख ली। नूर फिर से कंधे पर झुक गया और उसकी आंखें जैसे कह रही हों, चलो अब कक्षा की ओर बढ़ो। कियारा ने देखा कि समय कम था, लगभग आधा घंटा रह गया था जब सभी नए विद्यार्थी सभा कक्ष में बुलाए जाने वाले थे। उसने उठकर कहा, हमें कक्षा की दिशा में चलना चाहिए, अभी आधे घंटे में ही हमें बुलाया जाएगा। मैक्स तुरंत उत्साहित होकर बोला, क्या हम दोनों तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं? रफ्तार ने भी तुरंत कहा, हाँ यार, हम तुम्हारे दोस्त बनना चाहते हैं, क्या तुम स्वीकारती हो? लतिका ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। कियारा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाँ, मुझे भी खुशी होगी, हम दोस्त बनेंगे। चारों ने हाथ मिलाए, एक नई दोस्ती का वचन, और उनके चेहरे पर एक नई गर्माहट सी आ गई। थोड़ी देर में वही जगह जहां पहले घोषणा सुनाई गई थी, वहां से बुलावा आया, सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स सभा कक्ष में उपस्थित हों। चारों दोस्त एक साथ उठे और कदम बढ़ाते हुए उस सभा की ओर चले। नूर कियारा के कंधे पर बैठा हुआ और हल्की सी पंखों की सरसराहट के साथ उनकर साथ दे रहा था। और यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी की कड़ी। नूर की उपस्थिति, जंगली फलों की मीठास और चारों दोस्तों की गठरी में बंधी दोस्ती। अब आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती परीक्षा के मैदान में काम आएगी? जानने के लिए बने रहिए रिबन इन एशियन टाइम के अगले धमाकेदार एपिसोड में। चैप्टर 13, जादू परीक्षा की सभा। कियारा, लतिका, मैक्स और रफ्तार एक साथ बड़े हॉल में पहुंच गए। सभी छात्र छात्राएं अपने यूनिफॉर्म में सजे थे और लंबे लंबे विशाल चेयरों पर धीरे धीरे बैठने लगे। हॉल में शुरुआती हल्की सरसराहट थी, लोग यह वो बात कर रहे थे, पर सबका ध्यान धीरे धीरे मुख्य मंच की ओर खींच गया। बस कुछ ही समय में गुरुजन स्टेज पर आए। उनमें से एक वरिष्ठ गुरु के हाथ में एक विचित्र, उजली, श्वेत सी चमक थी जो जैसे हवा में तरलता के साथ फैल रही हो। लाइटें थोड़ी मंद कर दी गईं और तब वहां ऐसा दृश्य दिखा कि मानो छत खुलकर आकाश बन गई हो। तारों की तरह टिमटिमाती छोटी छोटी रोशनी हॉल में फैल गईं। एक क्षण के लिए हर कुछ तारा सा चमकने लगा। छात्र मंत्रमुग्ध होकर उठ खड़े हुए। दृश्य सचमुच नयनाभिराम था। फिर एक गरजती आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। वही मुख्य गुरु, जिन्हें सब सम्मान से प्रिंसिपल मानते थे, वे सख्त परंतु कोमल शब्दों में बोले, सभी छात्रों से विनम्र अनुरोध है, संयम बनाए रखें और मेरी बातों पर ध्यान दें। आप सभी का स्वागत है हमारे विद्यालय में। आपकी उपस्थिति ही इस संस्थान की शोभा है।
यह विद्यालय अनुशासन और नियमों पर टिका है, उन्हें निभाइए। यहाँ आप अपनी प्रेरणा, अनुशासन और कर्म से अपनी शक्तियों को पहचानेंगे और सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर उभरेंगे। अब समय व्यर्थ न करते हुए हम गठन एलिमेंट के चयन के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो गंभीर परंपरा चली वही अब सजीव हुई। गठन की आधिकारिक लिस्ट पटल पर दिखाई देने लगी। इस सूची का पाठ एक छोटे से यांत्रिक जादुई उपकरण द्वारा किया जा रहा था। उपकरण के पास खड़े एक सहायक गुरु ने चश्मा पहन रखा था। उसकी आंखों के सामने स्क्रीन सी चमक थी और वो उसी यूनिफॉर्म में था जो गुरुओं को शोभा देता था। धीरे धीरे नाम बुलाए जाने लगे। पहले नाम पर एक छात्र का नाम सुनाई दिया, रेशमा। वो आगे बढ़कर स्टेज पर खड़ी हुई। गुरु ने उसके आगे हाथ बढ़ाने का इशारा किया। रेशमा ने निर्भीक होकर अपना हाथ चमकता हुआ पत्थर रखा। पत्थर पहले जैसे सफेद चमकीला था, लेकिन कुछ क्षणों में वो नीला पड़ने लगा, हल्का हल्का, फिर गहरा नीला। पूरे हॉल में फैलती एक शांति ने दर्शाया कि उस पत्थर ने अपनी छाप छोड़ी है। रेशमा के भीतर जल वाटर की शक्ति जागृत हो चुकी थी। गुरुजन और गुरु परिषद ने रेशमा को अभिवादन किया। मंच पर बैठे एक अन्य गुरु ने चाबी टोन में आदेश दिया और तुरंत ही रेशमा को विशिष्ट यूनिफॉर्म पहनाया गया। यूनिफॉर्म का मूल रंग ब्लैक ही रखा गया, पर उसकी बॉडी के चारों ओर एक नीला सा रिबन या पट्टी जड़ी। इसी तरह क्रमशः बाकी नाम उच्चारित हुए। हर बार प्रक्रिया वही थी। विद्यार्थी को बुलाया गया, वो आत्मविश्वास से आगे बढ़ा, हाथ फैलाया गया, चमकता पत्थर लगाया गया। पत्थर की रोशनी ने गुण का रंग दिखाया और अंततः उसे वो यूनिफॉर्म दिया गया जिसका बॉर्डर उसी रंग का था जो उसके गुण का प्रतीक था। कुछ पत्थर लाल हुए, आग का संकेत, कुछ हरे हुए, भूगुण, कुछ सफेद नीले के मिश्रण से अलग रंग लिए, अर्थात मिश्रित गुण। कियारा और उसके मित्रों की नजरें हर नाम पर टिकी थीं। हॉल में वही 5 रहस्यमयी विद्यार्थी भी बैठे थे। वे जो पहले काले यूनिफॉर्म में आंकड़े छुपाते थे और आज उनका चेहरा खुला हुआ था। सबने गौर किया कि वे भी प्रथम सेमेस्टर के छात्र हैं। कियारा का दिल बार बार उन्हीं के पास लौट चला, खासकर प्रलय की ओर, जिसकी मौजूदगी से माहौल में एक अजीब सा तनाव बनी हुई थी। याद रहे कि इस समारोह में हर छात्र का चयन न केवल उसके जन्म कुल या व्यवहार से, बल्कि उसी क्षण उसकी आत्मिक झिलमिलाहट और आंतरिक ऊर्जा के अनुसार होता था। किसी को अग्नि गुण, किसी को जल गुण, किसी को भूगुण और कुछ को दुर्लभ मिश्रित गुण की ऊर्जा मिली। जैसे जैसे चयन चलते गए, हॉल में हर बार तालियों और उमंग की लहर उठती और हर चयन के साथ छात्र जीवन की अगली दिशा तय होती चली गई। सभा में चारों ओर जादू सा माहौल था। हर छात्र की नज़र उस मंच पर टिकी थी जहां एक के बाद एक विद्यार्थियों के भीतर छिपे गुण प्रकट हो रहे थे। अब बारी आई रफ्तार की। गुरु का स्वर गूंजा, ग्रेटर दैन। अगला नाम रफ्तार। रफ्तार ने आत्मविश्वास से खड़ा होकर एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर एक अडिग मुस्कान थी, जैसे उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा हो। उसके लंबे कदमों की आवाज हॉल की शांत फर्श पर गूंज उठी जब वो मंच की ओर बढ़ा। सबकी नजरें उसी पर थीं, खासकर उसके दोस्तों की, कियारा, लतिका और मैक्स की। उन्होंने उसके सामने वही चमकीला पत्थर रखा। कुछ क्षणों के लिए वातावरण बिल्कुल स्थिर हो गया। फिर पत्थर से एक हल्का सा लाल धुआं उठने लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि लाल धुआं अग्नि गुण का संकेत था। रफ्तार ने मुस्कुराते हुए गुरु की ओर देखा, पर तभी पत्थर में एक और हल्की चमक उभरी। इस बार वो भूरा ब्राउन रंग था। भीड़ में हलचल मच गई। सब आपस में फुसफुसाने लगे, ये तो 2 गुण हैं। मुख्य गुरु ने गंभीर मुस्कान के साथ कहा, रफ्तार, तुम्हारे भीतर 2 तत्वों का संतुलन है, अग्नि और भूमि। तुम मिश्रित गुण के अंतर्गत आओगे। यह एक दुर्लभ शक्ति है। रफ्तार ने विनम्रता से झुककर गुरु को प्रणाम किया। उसे तुरंत एक नया यूनिफॉर्म दिया गया, ब्लैक रंग का, पर उसकी बॉर्डरिंग में नीला और भूरा।
दोनों रंगों का मिश्रण चमक रहा था। वो मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों की ओर लौटा, जहां सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। अब अगली बारी आई लतिका की। वो थोड़ी घबराई हुई थी, पर उसकी चाल में आत्मविश्वास झलक रहा था। गुरु ने वही प्रक्रिया दोहराई। पत्थर उसके हाथ में रखा गया। कुछ पल के बाद उसमें से पहले नीला धुआं निकला, फिर उसके भीतर से लाल चिंगारियां फूटने लगीं। पूरा हाल आश्चर्य और तालियों से गूंज गया। जल और अग्नि दोनों। गुरु ने हंसकर कहा, वाह, यह अद्भुत है। तुम्हारे भीतर संतुलन और विनाश दोनों का संगम है। तुम भी मिश्रित गुण की सदस्य हो। लतिका का चेहरा खुशी से दमक उठा। उसे मिला यूनिफॉर्म औरों से थोड़ा अलग था। उसके बॉर्डर पर नीले और लाल रंग की चमक थी, जैसे जल और अग्नि दोनों उसके वजूद में समाये हों। अब बारी मैक्स की। वो थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसके चेहरे पर शरारत की झलक अभी भी थी। पत्थर रखा गया और इस बार पहले भूरा धुआं उठा, फिर उसी के साथ नीली रेखाएं फैल गईं। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, भूमि और जल, स्थिरता और गहराई, तुम्हारा स्वभाव इन्हीं दो शक्तियों का मिश्रण है। मैक्स गर्व से मुस्कुराया, अपने दोस्तों की ओर देखा और झुककर धन्यवाद कहा। उसे मिला यूनिफॉर्म, भूरा और नीला मिश्रित बॉर्डर वाला। अब हॉल में सन्नाटा छा गया था। सब जानते थे कि अब बारी है हमारी हीरोइन कियारा की। जब उसका नाम पुकारा गया, वह धीरे से खड़ी हुई। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, लेकिन चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह धीरे धीरे मंच तक पहुंची और उस ऊंचे, भव्य कुशन पर बैठ गई। वहां कुर्सी जैसे सिंहासन पर बैठ गई। वहां का वातावरण कुछ अलग था, जैसे समय रुक गया हो। गुरु ने उसके सामने पत्थर रखा। कियारा ने धीरे से अपना सीधा हाथ आगे किया। कुछ क्षण बीते, लेकिन पत्थर से कोई धुआं नहीं उठा। भीड़ में हल्की सी फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या इसके भीतर कोई शक्ति नहीं? अरे, शायद ये बिना गुण की है। कियारा के मन में एक झटका लगा। वो खुद सोचने लगी, क्या सच में मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है? लेकिन तभी उस पारदर्शी पत्थर में कुछ हलचल हुई और उसके भीतर से सफेद धुआं निकलने लगा, एकदम उजला, जैसे चांदनी हो। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुरु स्वयं चकित थे। फिर उस सफेद धुएं में एक एक कर रंग उभरने लगे। लाल, नीला, हरा, सुनहरा, हर रंग की झिलमिलाहट जैसे उस पत्थर में बस गई हो। पूरा हॉल तालियों और आश्चर्य से गूंज उठा। गुरु की आंखों में चमक थी। वे झट से आगे बढ़े, पत्थर को अपने हाथ में लिया और गहराई से कियारा की ओर देखकर बोले, अद्भुत, ये दुर्लभतम शक्ति है। तुम्हारे भीतर हर तत्व का अंश है। तुम मिश्रित गुण की नहीं, सर्वगुण संपन्न योद्धा हो। कियारा ने झुककर गुरु को प्रणाम किया। उसकी आंखों में गर्व, भावनाएं और थोड़ी सी नमी थी। गुरु ने स्नेह से कहा, इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। बेटी, कियारा को दिया गया यूनिफॉर्म बाकी सबसे अनोखा था। ब्लैक आधार पर चारों तत्वों के रंग, लाल, नीला, हरा और सुनहरा, बारी बारी से उसकी बॉर्डर पर झिलमिला रहे थे। वो अपने दोस्तों के पास लौटी और सबने तालियों और मुस्कानों से उसका स्वागत किया। अब मंच पर आए वही 5 रहस्यमयी छात्र। उनमें से हर एक के पत्थर से 2 या उससे भी अधिक रंग निकले। वे सब मिश्रित गुण वाले निकले, पर जब आखिरी नाम पुकारा गया तो सारा हॉल एकदम शांत हो गया। प्रलय। आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। सबकी निगाहें उसी पर थीं, कियारा की भी। जब उसके हाथ पर पत्थर रखा गया तो पल भर में उससे काला धुआं उठने लगा, इतना गहरा और सघन कि पूरा मंच अंधकार से घिर गया। छात्र एक दूसरे को देखकर सिहर उठे। फिर उस काले धुएं के भीतर हल्के हल्के रंग झिलमिलाने लगे, लाल, नीला, सुनहरा, सब एक साथ। मुख्य गुरु गंभीर स्वर में बोले, ग्रेटर दैन, अद्भुत, ये शक्ति दुर्लभ और प्रचंड दोनों है। प्रलय, तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा और असीम संभावनाएं हैं। बस तुम्हें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना सीखना होगा।
प्रलया ने झुककर उत्तर दिया, जी गुरुजनों, मैं वचन देता हूँ। फिर वो मंच से उतरकर अपने स्थान पर आ गया। कियारा की निगाहें उसी पर टिक गईं। वो मन ही मन सोचने लगी, यह व्यक्ति सच में बेहद शक्तिशाली है और रहस्यमयी भी। फिर गुरु की आवाज फिर गूंजी, अब प्रत्येक समूह को उनका विशेष क्षेत्र दिया जाएगा। जल गुण वाले एक तरफ, अग्नि गुण वाले दूसरी ओर, भूमि और वायु वाले अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे। मिश्रित गुण वाले छात्र, वे 9 हैं। उनके लिए विशेष कक्ष बनाए गए हैं। कियारा और उसके साथ 8 अन्य छात्र उस ओर खड़े हुए। उनकी संख्या सच में बहुत कम थी, पर उनके चेहरों पर गर्व और आत्मविश्वास झलक रहा था। उसी समय हॉल के ऊपरी मंच से एक वरिष्ठ छात्र नीचे उतरा। वो सीनियर था, मिश्रित गुण का सबसे अनुभवी योद्धा। वो मुस्कुराते हुए बोला, ग्रेटर दैन, स्वागत है नए मिश्रित गुणधारियों का। तुम सब अब हमारे परिवार का हिस्सा हो। याद रखना, हमारी राह कठिन है, पर सम्मान सबसे ऊंचा। फिर उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, ग्रेटर दैन, आज की सभा समाप्त होती है। कल से तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी। अब अपने आवास, रूम्स देख लो और कल नई शुरुआत के लिए तैयार रहो। धीरे धीरे सब छात्र उठे और अपनी अपनी दिशा में जाने लगे। हॉल की रोशनी फिर सामान्य हो गई। कियारा ने अपने यूनिफॉर्म की झिलमिलाती बॉर्डर पर एक बार हाथ फेरा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। शायद उसे एहसास हो चुका था कि उसकी असली यात्रा अब शुरू हुई है। धीरे धीरे सभी विद्यार्थी उस सीनियर के पीछे चल पड़े। वो उन्हें एक लंबे, घुमावदार कॉरिडोर से ले जा रहा था। कॉरिडोर बहुत विशाल था। ऊंची दीवारों पर हल्की जादुई रोशनी टिमटिमा रही थी। वातावरण में एक अजीब सी खामोशी थी, इतनी कि हर कदम की आहट तक सुनाई दे रही थी। चारों तरफ फैले अंधेरे और गूंजती आवाजों के बीच लतिका ने धीरे से कियारा के कान में कहा, सिर्फ 9 लोग ही रहेंगे इस गुण में, बाकियों के तो बहुत सारे सदस्य हैं। मुझे तो कुछ अजीब लग रहा है। कियारा हल्का मुस्कुराई, पर उसकी आंखों में भी वही बेचैनी झलक रही थी। ग्रेटर दैन, मुझे भी थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। लतिका, दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर सीनियर के पीछे पीछे चलती रहीं। कुछ देर बाद वो एक बड़े हॉल जैसे क्षेत्र में पहुंचे। वहां सामने 2 विशाल कमरे बने हुए थे। दरवाजों पर सुनहरी रेखाओं से नंबर उकेरे गए थे। सीनियर ने रुककर कहा, तुम्हारे रहने की जगह है। उन्होंने हाथ के इशारे से पहला कमरा दिखाया और बोले, ग्रेटर दैन, ये पहला रूम है, यहाँ 5 लोग रहेंगे। ये लड़कों का रूम है। सभी ने कमरे के अंदर झांका। अंदर बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। लगभग 20 से 30 बिस्तर आराम से रखे जा सकते थे। कमरा काफी बड़ा था और चारों तरफ जादुई दिए जल रहे थे। फिर सीनियर ने दूसरा रूम दिखाया जो उसी से जुड़ा हुआ था, पर बीच में एक पतला जादुई पर्दा लगा था जो पारदर्शी चमक से अलग करता था। वो बोले, ग्रेटर दैन, ये दूसरा कमरा है, इसमें 3 बिस्तर हैं और ये लड़कियों का हिस्सा होगा। तुम सब यहाँ आराम से रह सकते हो। लतिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, ग्रेटर दैन, क्या हमें अलग अलग रूम नहीं मिल सकते? मतलब अपना अपना अलग स्पेस? उसकी बात पूरी होते ही रफ्तार भी बोल पड़ा, हाँ, सही कहा लतिका ने। मुझे भी लगता है कि हमें अलग अलग कमरे मिलने चाहिए। क्या जैकपॉट विद्यालय के पास आजकल बजट की कमी है क्या? रफ्तार की बात पर मैक्स हंस पड़ा, लेकिन सीनियर छात्र ने उन्हें तुरंत तीखी नजरों से घूरा। वो गंभीर स्वर में बोला, ये व्यवस्था ऐसे ही नहीं की गई है। मिश्रित गुण वालों को एक साथ इसलिए रखा जाता है ताकि वे आपस में रहकर एक दूसरे को समझें, अपनी समस्याओं का समाधान मिलकर करें। यही टीम वर्क है और यही असली ताकत। वो आगे बोला, यहाँ तुम सब बराबर हो। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अच्छी या बुरी दुनिया से नहीं आया। यहाँ सिर्फ तुम्हारी शक्ति और नीयत मायने रखती है। अगर तुम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाओगे तो तुम कभी एक भी पॉइंट नहीं जीत पाओगे। याद रखना, इस विद्यालय में
साथ रहना ही शक्ति है। तभी उन 9 रहस्यमयी छात्रों में से एक लड़की, जिसका नाम नाफिदा था, हल्की हंसी हंसते हुए बोली, ग्रेटर दैन, क्या मुसीबत है, अब हमें इन लोगों के साथ रहना पड़ेगा। उसकी नज़र कियारा, लतिका, मैक्स और रफ्तार की तरफ थी। स्पष्ट था कि वो उन चारों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। मैक्स तुरंत बोल पड़ा, ग्रेटर दैन, ओहो, तुम खुद को बहुत स्मार्ट समझती हो क्या? याद रखना, सिर्फ तुम ही 2 पावर वाली नहीं हो, हम सबके पास भी ताकत है, तो अपने घमंड को थोड़ा कंट्रोल में रखो। समझ में आया? नाफिदा ने आंखें तर्री, पर जवाब देने से पहले ही रफ्तार बीच में आया, जो थोड़ा गुस्से में था। ग्रेटर दैन, अब बस करो ये नौटंकी, काफी लंबा दिन हो चुका है, सब थके हुए हैं, चलो अपने अपने बेड पर जाओ, कल से क्लास शुरू है। कियारा ने हल्के स्वर में कहा। ग्रेटर दैन, हाँ, सही कहा रफ्तार ने, आज आराम जरूरी है। धीरे धीरे सब अपने अपने बिस्तर की ओर बढ़े। कमरे की रोशनी मंद होने लगी, हर कोई अपने विचारों में खो गया। कियारा के मन में अब भी वो सफेद और बहुरंगी धुआं घूम रहा था। लतिका सोच रही थी कि मिश्रित गुण का सफर कितना कठिन होगा। मैक्स खिड़की से बाहर तारों को देख रहा था, और प्रलया, जो सबसे शांत था, दीवार के साए में खामोशी से बैठा था, मानो किसी गहरी सोच में डूबा हो। धीरे धीरे सबकी आंखें झपकने लगीं, बाहर हवाएं चल रही थीं, और विद्यालय की ऊंची मीनारों पर जादुई चांदनी चमक रही थी। कहानी यहीं ठहरती है, क्योंकि असली शुरुआत तो कल से होगी, जब ये सब अपनी पहली क्लास, पहला प्रशिक्षण और पहली चुनौती का सामना करेंगे। तो दोस्तों, जानिए अगले रोमांचक अध्याय में क्या होगा जब कियारा और उसके साथी मिश्रित गुण के असली प्रशिक्षण का सामना करेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए रिबॉर्न इन एशियन टाइम के अगले धमाकेदार एपिसोड में। चैप्टर 14, बीते अतीत की परछाइयाँ। रात का सन्नाटा पूरे हाल में फैला हुआ था। चारों ओर हल्की सी जादुई नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जो दीवारों पर लटकते क्रिस्टल से निकल रही थी। सभी थके हुए विद्यार्थी गहरी नींद में थे। लड़कों के हिस्से में बनी बड़ी सी जगह में मैक्स अपने मुंह खोलकर खर्राटे ले रहा था। उसके खर्राटों की आवाज बीच बीच में किसी छोटे से भूकंप जैसी लग रही थी। रफ्तार बिल्कुल विपरीत था। वो एकदम सीधा लेटा था, जैसे किसी सैनिक की तरह सो रहा हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, शायद किसी जीत या रोमांचक सफर का सपना देख रहा था। वहीं प्रलया, सबसे शांत और रहस्यमयी, अपने एक हाथ को सिर के नीचे रखकर सो रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस हल्की सी ठंडी हवा उसके भूरे बालों को हिला रही थी। दूसरी तरफ जादुई पर्दे के पार लड़कियों का हिस्सा था। वहां लतिका और बाकी दोनों लड़कियां आराम से गहरी नींद में थीं, पर एक चेहरा बेचैन था, हमारी हीरोइन कियारा का। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, सांसें तेज चल रही थीं, और चेहरे पर डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। वो कोई सपना नहीं, बल्कि एक पुरानी याद देख रही थी, एक ऐसी याद जो शायद उसकी आत्मा के बहुत गहरे हिस्से में दब गई थी। कियारा का सपना, बीता हुआ अतीत। अंधेरे में एक पुराना कमरा दिखाई देता है। दीवारों पर जले हुए दीपक टिमटिमा रहे हैं। कमरे के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर है, जिसे वह कांपते हाथों से थामे रो रही है। उसकी आंखों से आंसू गिरते हुए तस्वीर पर पड़ते हैं, और वो टूटी आवाज में कहती है, ग्रेटर दैन, आई एम सॉरी बेटा, आई एम रियली सॉरी। काजल बेटा, मैं तुम्हें संभाल नहीं पाई। मेरी जिंदगी तो जैसे उसी दिन खत्म हो गई थी जब तुम मुझसे दूर चली गईं। कियारा का दिल धक धक करने लगता है। वो उस औरत को पहचानती है, वो उसकी माँ थी। तभी पीछे से एक और छवि उभरती है, एक मध्यम आयु का आदमी, जिसकी आंखों में पछतावा और दर्द साफ झलक रहा था। वो धीरे से उस औरत के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, ग्रेटर दैन, हाँ, मैं भी अपनी बेटी को कभी नहीं समझ पाया।
जब वो तकलीफ में थी मैं उसे डांटता रहा, और जब वो चली गई तब समझ आया कि वही हमारी जिंदगी थी। मुझे नहीं पता क्या वो हमें माफ करेगी। उन दोनों के आंसू एक दूसरे में मिल जाते हैं और वे एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। वहीं खड़ी कियारा, काजल सब कुछ देख रही होती है, पर उसके शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। वो चीखना चाहती है, ग्रेटर दैन, माँ, पापा, मैं यहीं हूँ, पर उसकी आवाज जैसे किसी ने रोक दी हो। उसके आसपास की हवा भारी हो जाती है, तस्वीर धुंधली होने लगती है, और फिर अचानक सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। वास्तविकता में वापसी। हाँ, कियारा अचानक झटके से जाग उठी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में आंसू थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। वो कुछ पल तक चुप बैठी रही, फिर इधर उधर नजर दौड़ाई। सभी सो रहे थे। जादुई पर्दे के पार से रफ्तार के हल्के खर्राटों की आवाज आ रही थी। कियारा ने खुद को शांत करने की कोशिश की। ग्रेटर दैन, वो बस एक सपना था, बस एक सपना। वो खुद से बुदबुदाई, पर मन के किसी कोने में जानती थी वो सपना नहीं था, वो उसकी बीती जिंदगी का एक टुकड़ा था। वो यादें थीं जिनसे वो भागती रही थी। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और बिस्तर से उठकर धीरे धीरे बाहर निकल आई। रात का बालकनी दृश्य। बालकनी बहुत बड़ी थी, ऊपर पूरा आसमान फैला हुआ था, जिसमें अनगिनत तारे ऐसे चमक रहे थे जैसे किसी ने नीले रेशमी कपड़े पर हीरे बिखेर दिए हों। हल्की हवा चल रही थी जो उसके बालों को सहला रही थी। वो पास की एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और आसमान को देखने लगी। काफी देर तक वो बस चुपचाप बैठी रही, न कोई आंसू, न कोई मुस्कान, बस एक गहरा सन्नाटा। तभी उसे अचानक याद आया, उसके पिता ने उसे एक पत्र भेजा था, उसके उल्लू नूरल के जरिए। उसने फौरन अपनी यूनिफॉर्म का ध्यान किया। ग्रेटर दैन, अरे वो तो मैंने सोने से पहले निकाल दिया था। वो तुरंत अंदर गई, अपनी यूनिफॉर्म की जेब टटोलने लगी। जेब के अंदर उसे एक छोटा सा मोड़ा हुआ पत्र मिला, वही जो उसके पिता ने भेजा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर आंखों में हल्की नमी भी थी। वो बाहर वापस आई, बालकनी में बैठी और पत्र को खोला। रात का आसमान, चांद की हल्की रोशनी और एक बेटी जो अपने अतीत और भविष्य के बीच खामोशी से बैठी थी। बस यही दृश्य उस समय जैकपॉट विद्यालय के ऊपर टंगा हुआ था। कागज पर कुछ पुरानी स्याही के निशान थे और उसके दिल में ढेरों सवाल। वो धीरे धीरे लिफाफा खोलने ही वाली थी कि अचानक किसी ने पीछे से वो पत्र झटक लिया। वो चौंक कर पलटी और सामने दीवार से टिके प्रलय को देखा। वो हमेशा की तरह शांत, पर इस बार उसकी निगाहें और गहरी थीं। चांदनी उसकी आंखों में पड़ रही थी, जिससे वे किसी अनकहे रहस्य की तरह चमक रही थीं। कियारा का दिल एक पल को रुक गया। उसने तुरंत खुद को संभाला और सख्त लहजे में बोली, ये क्या बदतमीजी है, मेरा पत्र वापस दो। प्रलय मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में हल्की शरारत थी। अरे, तो ये प्रेम पत्र है क्या? इतनी रात को कोई खास भेजने वाला ही होगा, तभी तो इतनी बेचैनी थी इसे खोलने की। कियारा गुस्से से उसकी तरफ बढ़ी। ग्रेटर दैन, ये मजाक नहीं है, वो बहुत जरूरी पत्र है, तुरंत दो मुझे। प्रलय ने लिफाफा ऊपर उठा लिया, इतना कि कियारा उसकी पहुंच से बाहर थी। ग्रेटर दैन, पहले बताओ इसमें क्या है, फिर सोचूं कि लौटाऊं या नहीं। कियारा झुंझलाकर उछली, पत्र लेने की कोशिश की, पर तभी उसका पैर फिसल गया। वह लड़खड़ाई और खुद को संभालने के लिए प्रलय की सट पकड़ ली। एक पल में दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे दोनों जमीन पर गिर पड़े। कियारा की आंखें बंद हो गईं। उसे लगा अब जरूर चोट लगी होगी, पर जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि प्रलय ने एक हाथ से उसे थाम लिया था ताकि उसे चोट न लगे। कुछ पल दोनों चुप रहे, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी और उनके बीच की वो खामोशी जिसमें अनगिनत भाव छिपे थे। थोड़ी झुंझलाहट, थोड़ी शर्मिंदगी
और कुछ ऐसा जो दोनों में से कोई भी कह नहीं पा रहा था। प्रलया ने हल्के से कहा, वैसे मेरे सीने में कुछ सॉफ्ट सा चीज चुप रहा है। कियारा ने भौहें सिकोड़कर जवाब दिया, तुम बहुत ही बेशर्म हो, उठो मेरे ऊपर से। ये कहते कहते कियारा का पूरा मुंह लाल हो गया था। प्रलया ने धीरे से कहा, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं अपना शर्ट निकालकर ऊपर उठ, या मुझे तुम बिना शर्ट के देखना चाहते हो इसलिए मुझे उठने के लिए बोल रही हो और फिर स्माइल करने लगता है। कियारा को एहसास होता है कि प्रलया को खींचकर वो जो गिरी थी उसे वजह से प्रलया के सारे बटन टूट चुके हैं और वो अभी तक प्रलया की शर्ट को जोर से पकड़ी हुई है। कियारा तुरंत अपने हाथों को खोल देती है। फिर प्रलया कियारा के ऊपर से धीरे से उठता है। उसके शर्ट के सारे बटन टूट चुकी थी और उसका चौड़ा सीना दिख रहा था। प्रलया बहुत ही आकर्षित लग रहा था। कियारा उसे बिना देखे उठाती है और फिर अपने पत्र को जैसे ही लेने जाती है तभी वह रुक जाती है, जैसी कि वो मूर्ति बन गई है। इस वक्त हवाएं रुक गई थी, जैसे कि किसी ने समय को रोक दिया है। पर प्रलया हिल रहा था। वह धीरे से कियारा के तरफ बढ़ता है और फिर अपने चेहरे को कियारा के चेहरे के बहुत सामने लेकर जाता है और अपनी मुड़ी को कभी दाएं और फिर कभी बाएं हिलाकर अपनी गहरी आंखों से कियारा को देख रहा था। फिर कियारा के हाथ में जो पत्र था वो उसे ले लेता है और उसे खोल कर देखता है और उसे पढ़ता है। फिर हल्का सा उसके होठों से आवाज निकलती है, राजकुमारी की कियार। फिर वो स्माइल करता है और उसे पत्र को कियारा के हाथ में अच्छे से रख देता है और फिर कियारा को वो ब्राइडल स्टाइल में उठता है और फिर अंदर रूम की तरफ चला जाता है और उसके बेड में धीरे से ऐसे लेट देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर करता है और उसे खड़े होकर एक टक देखने लगता है और फिर धीरे से अपनी होठों को वो एक पल को झुका, मानो कुछ कहना चाहता हो, पर फिर खुद को रोक लिया। उसने बस उसके माथे पर हल्के से हाथ रखा और अपने हाथ में किस कर देता है। उसे एक शांत ऊर्जा दी और फिर पीछे हट गया। अगले ही क्षण वो अपने बिस्तर की ओर बढ़ गया और उसी के साथ समय जैसे फिर से चल पड़ा। कियारा अब गहरी नींद में थी और बाहर आसमान में चांद धीरे धीरे ढल रहा था। अगली सुबह खिड़की से आती सुनहरी किरणें कमरे में फैल रही थीं। मैक्स ने करवट बदली और अचानक आंखें खोलीं। वो सुस्ती से बोला, रफ्तार उठना यार, बहुत देर हो गई। रफ्तार ने आंखें मलते हुए कहा, क्या अभी भी नींद पूरी नहीं हुई थी? पर हाँ, अजीब सा सपना देख रहा था, जैसे कोई मुझे उठने ही नहीं दे रहा था। दोनों कुछ देर बैठे रहे। फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि बाकी सब लोग उठ चुके थे। उन्होंने चारों ओर देखा। प्रलया, नफीदा, लतिका और कियारा कमरे में नहीं थे। लगता है सब गए हैं। मैक्स ने कहा, अब तो नाश्ते का भी टाइम गया। रफ्तार झट से उठा, चल जल्दी फ्रेश हो लेते हैं, वरना आज पहले ही दिन लेट होने का रिकॉर्ड बना लेंगे। दोनों बाथरूम की ओर दौड़ पड़े। वो बाथरूम किसी राजमहल से कम नहीं था। अंदर एक बड़ा सा गर्म पानी का तालाब, जिससे हल्की हल्की भाप उठ रही थी। साइड में 6 छोटे वॉशरूम बने हुए थे। मैक्स ने तालाब को देखा और बोला, वाह क्या लग्जरी है भाई। रफ्तार ने उसे घूरते हुए कहा, ग्रेटर दैन, पहले नहा ले, फिर तारीफ करना। ये मत सोच कि तालाब तेरा स्विमिंग पूल है। मैक्स हंस पड़ा, ग्रेटर दैन, अरे कुछ नहीं होगा यार, चल नहा ले। दोनों कुछ देर तक वहां नहाते रहे। फिर जब बाहर निकले तो देखा कि कियारा और लतिका दरवाजे पर खड़ी थीं। दोनों के हाथों में नाश्ते की 2 प्लेटें थीं। मैक्स के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। ओह, तो ये नाश्ता हमारे लिए है? लतिका मुस्कराई, हाँ क्यों नहीं, सोचा तुम दोनों को भूखे क्लास भेजना ठीक नहीं लगेगा। मैक्स जैसे खुशी से झूम गया। लतिका, तुम तो कमाल हो, इतनी सुंदर हो और उतना ही सुंदर दिल भी है तुम्हारा। इतना सुनते ही लतिका के गाल लाल हो गए। वो कुछ कह नहीं पाई।
कियारा ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि लतिका शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पाएगी। वो तुरंत आगे बढ़ी और मैक्स के मुंह पर हाथ रखकर बोली, बस बस, इतनी तारीफ क्लास में जाकर करना, पहले नाश्ता करो, फिर चलते हैं। मैक्स ने झेपते हुए सिर हिलाया। रफ्तार पहले ही तैयार होकर नाश्ता करने बैठ गया था। मैक्स ने भी जल्दी जल्दी कपड़े पहने और प्लेट उठा ली। लतिका और कियारा उनके सामने के बेड पर बैठ गईं। कुछ ही देर में सबने नाश्ता खत्म किया और यूनिफॉर्म ठीक की। फिर चारों दोस्त दरवाजे की ओर बढ़े। क्लास की ओर। कॉरिडोर में मंद रोशनी थी। आगे मैक्स और रफ्तार, पीछे कियारा और लतिका चल रही थीं। लतिका के हाथ में एक नोटबुक थी। वो रास्ता देखते हुए बोल रही थी, पहली क्लास मैजिक फाउंडेशन की है। यहाँ से सीधे बाएं मुड़ेंगे तो मुख्य हॉल आ जाएगा। कियारा कुछ चुप सी थी। वो लगातार सोच में डूबी हुई थी। लतिका ने यह महसूस किया और पूछा, क्या हुआ कियारा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। कियारा हल्का मुस्कराई, कुछ नहीं, बस नींद ठीक से नहीं आई। लतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो, अगर कुछ है तो मुझसे कह सकती हो, तुम्हें पता है ना, मैं सुनूंगी, बिना जज किए। कियारा ने उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोली, तुम वादा करो, मजाक नहीं उड़ाओगी। लतिका मुस्कराई, प्रॉमिस। बिल्कुल नहीं। कियारा ने गहरी सांस ली। मुझे ऐसा लगा जैसे कल रात किसी ने मेरे माथे पर किस किया हो। लतिका एक पल को ठिठक गई। वो सोच में पड़ गई। फिर हल्के स्वर में बोली, अच्छा, तो तुम्हें गंदा या डरावना नहीं लगा। नहीं, कियारा बोली। अजीब तरह की शांति थी, जैसे कोई अपना हो। लतिका ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, शायद तुमने सपना देखा हो। कभी कभी जब हम अपने परिवार को बहुत याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो हमारे पास हों। कियारा ने सिर झुका लिया। मैं पापा और अपने भाई के बारे में सोच रही थी, और वही पत्र जो पापा ने मुझे भेजा था, मुझे याद है कि मैंने उसे अपने बैग में रखा था। लतिका ने उसकी ओर देखते, अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ओके, ये ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ी देर बाद वे सभी धीरे धीरे अपने अपने कदमों से कक्षा की ओर बढ़े। वे उसी भवन के उन्हीं व्यापक कमरों में पहुंचे जहां मिश्रित गुणधारियों के लिए अलग पाठ्यक्रम निर्धारित था। इस बैच में कुल 9 छात्र थे और आज पहली बार सभी साथ पढ़ने के लिए इकट्ठे थे। कक्षा का स्वरूप पहले से अलग था। हर गुण, आग, जल, भूमि और मिश्रित की पढ़ाई अलग ढंग से चलती थी, इसलिए पढ़ने का पाठ्यक्रम भी हर समूह के अनुरूप तय किया जाता था। आज इस कक्षा में सिर्फ वही 9 बैच के छात्र थे और सीटें भरते ही देखा गया कि जो डार्क वर्ल्ड के विद्यार्थी थे वे सभी समय पर आए हुए थे और पीछे की ही पंक्ति में बैठ गए थे। आगे की पंक्तियों में बस कुछ ही बच्चे खड़े थे। सामने लतिका, कियारा, मैक्स और रफ्तार, वे चारों एक दूसरे के साथ मिलकर जगह संभाल रहे थे। थोड़ी देर बाद गुरुजन भी मंच पर आए। उनकी एंट्री के साथ ही कक्षा की हवा बदल गई। गंभीरता और अनुशासन का भाव फैल गया। पहली कक्षा की अध्यापिका एक वरिष्ठ महिला थीं। उन पर गहरा हरा, डार्क ग्रीन रंग का भारी भरकम परिधान था जो बहुत सजीव और गरिमा में दिखता था। चेहरा खुले हुए था, पर शरीर पर चादर सा लिपटा वस्त्र पूरा ढकता था। सिर पर एक बड़ा टोपी समान आवरण था जो उनके व्यक्तित्व में और भी वजन जोड़ रहा था। उनकी उम्र लगभग 50-55 साल दिखाई देती थी, पर उनकी आंखों में तेजी और अनुभव दोनों थे। हाथ में उन्होंने एक छड़ी थामी हुई थी और जिस ढंग से वे कक्षा में प्रवेश कर रही थीं वो पूरी तरह एलिगेंट और निर्णायक थी। उनने छात्रों को देखते ही गंभीर स्वर में कहा, स्वागत है विद्यार्थियों, आपकी काबिलियत पहले से ही दिखती है, पर गुणों के साथ घमंड करना नुकसानदेह है। शक्तियां पहचानना खूब जरूरी है, पर ये नियंत्रित करना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। आज आप सीखेंगे कि अपनी शक्ति को कैसे समझना और कैसे उसे संयम में रखना है।
उनके शब्दों के बाद सबने अपनी किताबें निकाली और पढ़ाई में लग गए। ये पाठ खासतौर पर संयम और आत्मनियंत्रण पर केंद्रित था। शिक्षक बार बार दोहराते रहे कि शक्ति का माप केवल प्रवाह में नहीं बल्कि उसे रोके रखने में भी है। मैक्स, जो पहले से थोड़ी बेचैन था, आज बहुत ज्यादा गंभीरता से पढ़ने का प्रयास कर रहा था, पर उसकी नजरें कई बार नींद से लड़ती हुई दिखीं। वो खुद को रोकते हुए पढ़ता। कक्षा की घड़ी चलती रही और अंततः पहली कक्षा समाप्त हुई। 10 मिनट के विराम के बाद दूसरी कक्षा शुरू हुई। इस बार पढ़ाने आए एक पुरुष गुरु, उम्र लगभग 40, जो काले वस्त्र पहने हुए थे। उनकी पढ़ाई का विषय प्रकृति मूलक था, खासकर पेड़ों और स्थलीय ऊर्जा की विद्या। वे ज्ञानवान और शांत स्वभाव के थे। उनकी वाणी से ऐसा लग रहा था कि वे वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहे हों। कियारा, लतिका और बाकी विद्यार्थी ध्यान से उनकी हर बात सुन रहे थे। मैक्स भी इस व्याख्यान में रुचि ले रहा था। आज का पाठ उसे खींच रहा था। अपनी गहरी तन्मयता में वो चारों दोस्त पीछे को भी एक बार नहीं मुड़े, सब एकाग्रता से सुने जा रहे थे। थोड़ी देर पढ़ाते हुए कक्षा के दरवाजे खुले और कुछ विद्यार्थी अंदर आए। एक छात्र ने हाथ उठाकर कहा, गुरुजी, क्या हम 5 मिनट ले सकते हैं? एक महत्वपूर्ण सूचना है। शिक्षक ने अनुमति दी। जो छात्र आए थे वे सीनियर मेंबर्स थे, वही समूह जो इस विद्यालय का परंपरागत नेतृत्व संभालता आया है। उन्होंने कक्षा के सामने खड़े होकर घोषणा की, हमारे विद्यालय में हर साल एक बड़ी प्रतियोगिता आयोजित होती है और वो इस वर्ष लगभग 1 महीने बाद होने वाली है। इस साल हम चाहते हैं कि इस मिश्रित गुण के बैच में से 2 नए सदस्य हमारी टीम में शामिल हों, जो इस प्रतियोगिता में हमारे लिए खेलेंगे। इसलिए आज शाम 6 बजे ग्राउंड पर उपस्थित रहिए। हम 2 प्रतिभागियों का चयन करेंगे और उनकी प्रैक्टिस उसी समय से आरंभ कर दी जाएगी। ये सूचना सुनकर कक्षा में हलचल मची। सीनियर लोग कुछ और बातें कर कल्याण और अनुशासन के निर्देश देकर चले गए। फिर गुरुजी ने बात संभाली, पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा, अब पढ़ाई पर वापस लौटिए। कक्षा फिर से गंभीर मुद्रा में लौट आई, पर हर किसी के मन में प्रश्न था, ये प्रतियोगिता क्या लेकर आएगी? किसे चुना जाएगा? सब सोच में पड़ गए। कुछ के मन में उत्साह, कुछ के मन में आशंका। कई विद्यार्थियों के चेहरे पर नई चुनौती का उत्साह साफ झलकता था। खासकर उन 9 मिश्रित गुणधारियों के लिए यह अवसर बड़ा मायने रखता था। वे जानते थे कि चुना जाना उनके विकास और पहचान दोनों के लिए अहम होगा। कक्षा के बाद छात्र धीरे धीरे निकलने लगे। कुछ जाकर आराम की योजना बना रहे थे, पर कईयों की जगहें अब कुछ और ही तय थीं। शाम के 6 बजे का मैदान बुलावा हर किसी की योजना बदल चुका था। कथावाचक, और यही वो बिंदु है जहां से इनके जीवन में अगले अध्याय की शुरुआत होगी, अभ्यास, टकराव और वो प्रतियोगिता जो उनकी तकदीर बदल सकती है। चैप्टर 15। दोस्तों, अब तक आपने देखा कि कियारा और उसके सभी दोस्तों का पहला दिन विद्यालय में पूरी तरह शुरू हो चुका था। विद्यार्थियों ने अब जान लिया था कि इस विद्यालय में हर साल एक प्रतियोगिता भी आयोजित होती है और उसके लिए सभी को शाम 6 बजे ग्राउंड में उपस्थित होना अनिवार्य था। लगभग 3 बज चुके थे। सारे क्लासेस खत्म हो चुके थे और इस समय चारों दोस्त अपने कक्ष में आराम से बैठे थे। कमरे में अब तक डार्क वर्ल्ड के 5 रहस्यमयी सदस्य उपस्थित नहीं थे। तभी लतिका धीरे से कियारा से कहती है, मुझे इसके बारे में पता था, पर मैं तुम सबको बताना भूल गई। हर साल यहाँ एक प्रतियोगिता होती है जिसमें एक खास अंडा जंगल में छुपा दिया जाता है और सभी गुणधारी विद्यार्थियों में लगभग 11 लोगों की 4 टीम बनती है। इस टीम में हर वर्ष के कुछ छात्र शामिल होते हैं और फर्स्ट ईयर के कम से कम 2 छात्र होना अनिवार्य है। मैक्स उत्सुक होकर पूछता है, टीम कैसे डिवाइड होती है? लतिका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, जाहिर सी बात है, हर गुण के अनुसार। अग्नि की टीम अलग बनेगी, जल अलग, भूमि अलग और मिश्रित गुण वालों की टीम अलग। लगभग 4 टीम होती हैं। इसके बाद रफ्तार कहता है, वो अच्छा है,
कियारा मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ, मुझे भी अब याद आ रहा है कि रूल्स क्या थे। शायद जब हम ग्राउंड जाएंगे तो बाकी रूल्स भी समझ में आ जाएंगे। लगभग आधे घंटे बाद डार्क वर्ल्ड के 5 रहस्यमयी सदस्य कक्ष में धीरे धीरे आ गए। उन्होंने शांत और सटीक तरीके से अपनी जगह संभाली और तुरंत अपने अपने काम में लग गए। तभी नाफिदा, जो व्हाइट बाल वाला छात्र देख रही थी और डार्क वर्ल्ड का सदस्य था, उसने उससे पूछा, क्या तुम आज 6 बजे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाओगे? व्हाइट बाल वाला मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ, आना तो जरूरी है। ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है कि मेरा ही सिलेक्शन होगा और डार्क वर्ल्ड सही साबित होगा। हमसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। इस बीच मैक्स और रफ्तार अपने काम में व्यस्त थे। मैक्स कुछ पढ़ रहा था, आज की क्लासेस का नोट्स, और अपनी पढ़ाई में वह पूरी तरह मग्न था। पढ़ाई में उसकी इतनी गहरी रुचि थी कि कोई मजाक उसे परेशान नहीं कर सकता था। लेकिन जब उसे लगा कि किसी ने उसका ध्यान भटकाया तो वह गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस देता है और चुपचाप उसे इशारा करती है कि नहीं, तुम अब कुछ नहीं बोलोगे, जिससे वह शांत हो जाए। दोनों जानते थे कि मैक्स का घमंड समय के साथ टूट जाएगा। मैक्स ने फिर धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया। लतिका भी इस पूरी हरकत को देख रही थी और चुपचाप मुस्कुरा रही थी। कियारा, रफ्तार और लतिका सब मिलकर अपने दोस्तों के व्यवहार को समझते हुए अपनी रणनीति पर ध्यान देने लगे। सारी कक्षा धीरे धीरे प्रतियोगिता की तैयारी और योजना में व्यस्त हो गई। हर कोई जानता था कि शाम 6 बजे का समय सिर्फ शुरुआत है और इस प्रतियोगिता में जीत या हार उनकी योग्यता और साहस की परीक्षा लेने वाली थी। तभी रफ्तार खड़ा होता है और कहता है, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। चारों दोस्त कियारा, लतिका, रफ्तार और मैक्स तुरंत उठते हैं, अपनी चीजें संभालते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे डार्क वर्ल्ड के 5 रहस्यमयी सदस्य भी धीमे धीमे चलते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग मैदान यानी ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। आसमान हल्के सुनहरे रंग में ढल चुका था और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा फैला हुआ था। हवा में एक अलग सी उम्मीद और बेचैनी थी, शायद आने वाली प्रतियोगिता की वजह से। ठीक 6 बजे मिश्रित गुण वाले सीनियर्स वहां आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी यूनिफॉर्म एक जैसी थी, गहरे नीले रंग की, पर उस पर सुनहरी किनारी लगी हुई। उनमें एक अनुशासन और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। वे एक दूसरे से इतने सहज और कौन साधारण पृष्ठभूमि से सब एक समान दिख रहे थे, जैसे एक ही टीम एक ही उद्देश्य के लिए बने हो। कियारा उन सबको देखती है और मन ही मन सोचती है, क्या हम लोग भी कभी इनकी तरह बन पाएंगे? वो जानती थी कि उसकी टीम के बीच हमेशा कुछ न कुछ अनबन रहती है। लतिका, रफ्तार और मैक्स के मन में भी यही सवाल घूम रहा था, क्या हम भी कभी एक दूसरे के साथ इतनी सहजता से काम कर पाएंगे? तभी सीनियर्स में से एक आगे बढ़ता है। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी, पर साथ ही आत्मविश्वास भी। कहता है, अब हम आपकी काबिलियत चेक करेंगे। वैसे तो हम जानते हैं कि आप सब में क्षमता कूट कूट कर भरी हुई है, पर असली बात यह है कि आप अपने गुणों को सही तरीके से कंट्रोल और यूज कैसे करते हैं। हर गेम में सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और संतुलन जरूरी है, और इस गेम में भी। फिर वह थोड़ा रुकता है, सबको नजर से देखता है और आगे कहता है, तो चलिए अपनी ऊर्जा को जगाइए, अपनी शक्तियों को बाहर निकालिए और एक दूसरे पर प्रहार कीजिए। यह सुनते ही सभी नए विद्यार्थी एक दूसरे को देखने लगते हैं। वातावरण में एक हल्की खामोशी छा जाती है। किसी को समझ नहीं आता कि शुरुआत कौन करेगा। तभी लतिका धीरे से कहती है, पर कौन किससे लड़ेगा? सीनियर मुस्कुराता है और जवाब देता है, यह तो हम तय करेंगे, हमें आप सबके नाम पता है। वह हाथ में पकड़े
एक कागज पर नजर डालता है और कहता है, तो लतिका, तुम लड़ोगी काये से और मैक्स, तुम लड़ोगे जैक्सन से। जैक्सन वही लड़का था जो डार्क वर्ल्ड के रहस्यमयी सदस्यों में से एक था। उसके साथ उसका जिगरी दोस्त था जोसेफ। धीरे धीरे इस क्षण में सभी को यह भी समझ में आने लगा कि अब तक के डार्क वर्ल्ड के 5 रहस्यमयी सदस्यों में कौन कौन है। कियारा, रफ्तार, लतिका और मैक्स चारों अब उन चेहरों को पहचान चुके थे जिनसे आगे उनका सीधा सामना होने वाला था। और दोस्तों, अब यह रहस्य भी खुल गया है कि डार्क वर्ल्ड के 5 सदस्य कौन हैं। पर क्या आपने उनके नाम और उनकी पहचान सही पकड़ी? कमेंट में बताइए कि आपको कौन कौन लगता है इन मैदान में घंटे सी खामोशी बसी हुई थी। सीनियर्स ने नियम दोहराए थे, कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेगा, अनुशासन बनाए रखना होगा, और सभी की निगाहें अब मुकाबलों पर टिक गई थी। रफ्तार ने योजना की घोषणा कर दी, नफीदा से तुम लड़ोगी। याद रखो, नियम वही कि किसी पर जानलेवा वार नहीं किया जाएगा। हम 2 को चुनकर आगे प्रशिक्षण के लिए रखेंगे। कुछ ही क्षणों में पहला मुकाबला शुरू हुआ। लतिका का सामना सफेद बाल वाले लड़ाके से था। दोनों एक दूसरे की आंखों में ताकत और रणनीति पढ़ रहे थे। लतिका ने युद्धवस्त्र पहन रखे थे और पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरी। गिनती हुई 3, 2, 1 और तलवारें टकराईं। उनकी तेज तर्रार चालू से चिंगारियां उठती, वार ऊपर से आते, बचाव नीचे से। दोनों ही अपनी पूरी कला झोंक रहे थे। पूरा मैदान उनका मुकाबला देख रहा था। यह साफ दिख रहा था कि ये दोनों ही बेहद सक्षम योद्धा थे। लगभग आधे घंटे तक दोनों भारी भिड़ते रहे, लेकिन अचानक सफेद बाल वाले ने नियम की सीमाएं तोड़ दी। उसने एक तेज व ऊंचा वार किया और लतिका के दाहिने हाथ पर चोट लगा दी। लतिका सामने वाले हमले के लिए तैयार नहीं थी। वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। सीनियर तुरंत बीच में आए। वे चिल्लाए, रोको रोको, और कहा गया कि सफेद बाल वाले ने नियम उल्लंघन किया है। मैदान में एक तरह का आक्रोश और चिंता फैल गई। लतिका बेहोश होने ही वाली थी। उसे तुरंत उठाकर ले जाया गया। कियारा, मैक्स और रफ्तार तुरंत उसके पास दौड़े और उसके बगल में बैठ गए। घबराहट के साथ लतिका को सहलाने लगी, पर वह बेहोशी के करीब थी। पिंकी भी तुरंत मौके पर आई। कियारा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी मित्र को उस हालत में देख सह न सकी। कियारा का गुस्सा फूटा। उसने सामने खड़े उस लड़के और पूरे दृश्य को देखा, पर तभी किसी ने पीछे से उसे जकड़ लिया। प्रलय ने कियारा के दोनों हाथ पकड़ लिए और धीरे से कान में कहा, कंट्रोल करो अपना गुस्सा, ये तुम्हारी शोभा नहीं है। कियारा ने पीछे मुड़कर देखा और गरजते हुए बोली, तुम भी देख रहे हो, उसने जानलेवा हमला किया। क्या तुम इसे बर्दाश्त करोगे? तुम जानते हो ना कि ये सब जानबूझकर हमारे किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने आए हैं। ये प्रतियोगिता नहीं, साजिश है। प्रलय ने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, ठहरो, अब बढ़ते हुए हर कदम सोच समझ कर उठाओ। उसने कियारा की हथकड़ी नरमी से खोल दी, पर अभी वह कड़ा रुख अपनाए रहा। सीनियर्स ने वहां लड़के कड़ी फटकार लगाई और कहा कि लतिका को तुरंत वैदिक जी के पास ले जाया जाए। लतिका को उपचार के लिए भेजा गया। उसकी हालत गंभीर तो नहीं थी, पर सावधानी जरूरी थी। पहले मुकाबले के बाद दूसरा दौर शुरू हुआ। रफ्तार बरस पड़ा और नफीदा के साथ भिड़ गया। दोनों ने ताकत और अचानक चालों का परिचय दिया। लगभग आधे घंटे की कड़ी लड़ाई के बाद रफ्तार ही विजयी रहा। नफीदा का गुस्सा साफ था, पर रफ्तार के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वो शांत रहा और मैदान से बाहर चला गया। तीसरा युद्ध मैक्स और जोसेफ के बीच हुआ। दोनों के बीच 1 घंटा तक कड़ा सामना चला। संघर्ष इतना लंबा और संतुलित रहा कि सीनियर्स को बीच में आकर दोनों को बाहर बुलाना पड़ा। अभी तुम लोग बहुत लंबा खींच रहे हो, दोनों बाहर। दोनों को बाहर किए जाने के बाद निर्णायक फैसला हुआ कि वे आगे की रेस में नहीं रहेंगे।
फिर कियारा और प्रलय का सामना आया। दोनों ने एक दूसरे को देखते ही आंखों में बात उछाल दी। कियारा का मन अभी तक उबल रहा था कि प्रलय ने उसे पीछे से रोका था, जबकि वो उस घमंडी लड़के को सबक सिखाना चाहती थी जिसने लतिका पर हमला किया। उसने हठपूर्वक आक्रमण कर दिया। प्रलय ने अधिकतर डिफेंस में रहकर दोनों की भिड़ंत लगभग 15 मिनट तक तीव्र रही। तलवारों की टकराहट, सांसों की तेजी और जमीन पर गिरने उठने के क्षण। एक पल कियारा ने ऐसा प्रहार किया कि प्रलय पीछे हट गया और उसकी तलवार नज़दीक से बच निकली। फिर सीनियर्स ने मुकाबला रोकते हुए घोषणा कर दी, आज के लिए विजेता कियारा, और साथ ही रफ्तार को भी चयनित किया गया। दोनों को आगे प्रशिक्षण के लिए शामिल किया जाएगा। रफ्तार सामने आया और सीनियर्स से बोला, सर, मैं चयन नहीं ले पाऊंगा। मेरी यहाँ आने की वजह सिर्फ युद्ध कला को सुधारना है। मैं प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाऊंगा। वह आगे कारण न बताते हुए चुप हो गया। कियारा रफ्तार की आंखों में कुछ देख पाई, पर रफ्तार चुप रहा। सीनियर ने समझाते हुए कहा, ठीक है, पर कल सुबह 6 बजे से आपकी क्लास और ट्रेनिंग शुरू होगी। दोनों तैयार रहो। कियारा और प्रलय। जैसे ही सब वापस हटने लगे, भीड़ में से कोई हलचल हुई। डार्क वर्ल्ड के कुछ सदस्य अचानक आगे बढ़े। एक क्षण के लिए सब कुछ असामान्य सा लगने लगा। प्रलय को किसी ने खींच लिया और वह जंगल की तरफ खींचा गया। ऐसा लगा कि कोई उसे जंगल के अंदर ले जा रहा है। ऐसा लगा कि कोई उसे जंगल के अंदर ले जा रहा है जहां लोग नहीं होते। कियारा ने झट से अपने हाथ मुक्त किए और देखने लगी। प्रलय आगे बढ़ गया, फिर वापस देखा और मुस्कुराया। उसने कहा, हाँ, तुम बहुत होशियार हो। तुम्हें देखकर लगता है तुम हर चीज पर काबू पा सकती हो। कियारा उसकी ओर गुस्से और सवालों के साथ बोली, तुमने पूरा ईमानदारी से क्यों नहीं लड़ा? क्या तुम मुझे परास्त करना ही नहीं चाहते थे? प्रलय रहने लगा। चेहरा गंभीर हो गया। कियारा तलवार निकालकर उसकी छाती पर लगा दी। प्रलय ने हल्का सा चेहरा बदलते हुए अपने हाथ ऊपर कर दिए और कहा, ठीक है, अब हम वैसे नहीं लड़ेंगे। कियारा ने आगे बढ़कर आक्रमण किया, पर प्रलय ने दूरी बनाए रखी। तभी उसकी हथेली में रक्त दिखने लगा। कियारा ने देखा कि उसके हाथ पर चोट लगी थी। वह पसीज गई। उसे दोष लगा कि उसने ही कुछ कर दिया। प्रलय बिना बताए आगे बढ़ गया। कियारा खड़ी रह गई। उसके मन में पछतावा और गुस्सा दोनों उबल रहे थे। मैदान धीरे धीरे खाली होने लगा। शाम का सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजनबी गर्माहट थी, जैसे अभी और भी मोड़ आने वाले हों। दोस्तों, अब कहानी के अगले अध्याय में प्रशिक्षण शुरू होगा। रफ्तार की वजह सामने आएगी और कियारा प्रलय के बीच जो अनसुलझे भाव हैं वे और गहरे हो जाएंगे। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? बताइए और बने रहिए रिबॉर्न इन एशियन टाइम के अगले धमाकेदार एपिसोड के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें ताकि वो भी रिबॉर्न इन एशियन टाइम की इस रोमांचक यात्रा का हिस्सा बन सके। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में, जहां कहानी और भी रहस्यमयी और दिलचस्प मोड़ लेगी। रात के सन्नाटे में गूंजे एक पुकार, बीते जन्म की यादें लाती इस बार। कियारा के दिल में जलती एक लाऊ, बाग लिखे जिसने अब वहीं तो कहे क्यों। रिबॉर्न इन एशियन टाइम, एक नई सुबह, एक नई राह। तू फिर से उठे, राख से बने राजकुमारी, तू ही आगा। रिबॉर्न इन एशियन टाइम, तेरी आंखों में है जादू की छां।
तेरी आंखों में है जादू की छाँव।